हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 4 वीबीयू बीबीएमक्यू हिस्ट्री कोर 8 के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो आपका ये बीबीएमक्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीएमक्यू के लिए है। ठीक है, बीबीएमक्यू की तरफ से स्टूडेंटों की तरफ से मांग उठ रहा था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, कोर 8 का क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया गया है और कुछ क्वेश्चन जो अभी करवा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। जो इसके पहले जो था आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मनसबदारी प्रथा पर प्रकाश डालें, इसके बारे में लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि सर इसके बारे में बता दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मनसबदारी प्रथा के बारे में। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ये भी है कि मनसबदारी प्रथा के बारे में यहाँ पे प्रकाश डालने के लिए बोला, मतलब ये पूरा डिटेल से इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग क्या क्या डील करेंगे ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि मनसबदारी प्रथा पर प्रकाश डालें। इसमें जो हम लोग डील करेंगे मनसबदार कौन थे, मनसब सबसे पहले डील करेंगे मनसबदार होते कौन थे। ठीक है, फिर दूसरा में डील करेंगे मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक, फिर थर्ड में डील करेंगे मनसबदारों की संख्या, कि मनसबदारों की क्या संख्या होती थी। ठीक है, फिर फोर में डील करेंगे मनसबदारी प्रथा के लाभ, मनसबदारी प्रथा के क्या लाभ थे। फिर 5 में है मनसबदारी प्रथा के नुकसान, कि मनसबदारी प्रथा के क्या नुकसान थे। लास्ट में हम डील करेंगे कि मनसबदारी प्रथा का पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट्स रहेगा ये क्वेश्चंस का। तो देखिए इसमें जो है आप लोग को पूरा डिटेल से बताया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में जो है ना आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाएगा, तो मतलब वीडियो में कहीं भी बता दिया जाएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, सबसे पहले मनसबदार कौन थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा इसका अर्थ जानते हैं कि इसका परिचय के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा जो था मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली था। कैसा प्रणाली था? प्रशासनिक प्रणाली था जिसे अकबर ने आरंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द का है, मतलब मनसब जो है किससे लिया गया? अरबी शब्द का लिया गया, अरबी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पद या तो रैंक होता है। क्या होता है? पद या तो रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता है। मनसब शब्द जो है ना शासकीय अधिकारों और सेनापतियों के पद को निर्धारित करता है। ठीक है, आगे सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती है जो अलग अलग हुआ करती थी। इसमें जो है ना सभी मनसबदारियों को जो वहाँ पे जो अधिकारी होते थे उन लोग का पैसा के बारे में डिस्कस किया जाता था, जिसके सबके क्या होता था, मतलब इसी के अनुसार से सबको वेतन दिया जाता था। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। मतलब मनसब के आधार पे अधिकारियों का कितना वेतन दिया जाएगा, कितना उन लोग को भत्ता दिया जाएगा, कितना रोजगार दिया जाएगा, मतलब कितना रहने का पैसा दिया जाएगा, कितना खाने का पैसा दिया जाएगा, ये सब उसी पे डिपेंड करता था। सैन्य प्रशासन का आयोजन मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। सैन्य प्रशासन का जो आयोजन है वो भी मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। मनसब का मतलब अरबी में रैंक होता है। मनसब का मतलब क्या होता है? अरबी में रैंक होता है, और रैंक वाले अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था, और रैंक वाले जो अधिकारी होते थे उसको क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। देखिए आगे बताया गया, मुगल काल में 10 से 10,000 रैंक तक के मनसब की 33 श्रेणियां थी। मतलब बताया गया है कि मुगल काल में जो थे 10 से लेकर के 10,000 रैंक तक के मनसब की कितना संख्या थी, कितना श्रेणियां थी? 33 श्रेणियां थी। 5,000 से अधिक मनसबदार राजकुमारों और शाही परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित थे। मतलब 5,000 से अधिक जो था मनसबदार जो राजकुमार और शाही परिवार से जो बिलोंग करते थे उन लोगों के लिए आरक्षित हो गया था कि नहीं ये वही लोग का है। यह पद वंशागत नहीं था, मतलब यह जो पद था वंशागत नहीं था, मतलब कि जो राजा है राजा का बेटा ही बनेगा उसके, मतलब ऐसा नहीं था उसमें कुछ। और मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था, और मनसबदार जो होते थे उन लोग को नगद पैसा दिया जाता था, या जमीन के बड़े हिस्से दे दिए जाते थे जिन्हें जागीर कहा जाता था। और अगर वो लोग पैसा नहीं दे पाते थे तो क्या दिया करते थे? जागीर, जमीन दे दिया करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जान चुके थे कि मनसबदार कौन थे। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले हैं इसके अगले पॉइंट में
उधर हम लोग क्या जान चुके, मतलब उसका मनसबदार का अर्थ जान गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि मनसबदार कौन थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है कि मनसबदारों का तात्पर्य मुगल के प्रशासन में मौजूद अधिकारियों से है। मतलब मनसबदारों का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, मुगलों के प्रशासन में जो मौजूद अधिकारियों थे वही लोग को मनसबदार कहा जाता था। फिर पॉइंट नंबर 2 में बताया गया, मुगलों की सेवा में शामिल होने वाले अमीरों को मनसबदार के रूप में नामांकित किया जाता था। मतलब मुगल के जितने भी लोग थे उन लोगों को सेवा करने में जो लोग शामिल हुए थे, जो अमीर शामिल हुए थे, उन्हीं को मनसबदार के रूप में नामांकित किया जाता है। फिर थर्ड में बताया गया, मनसबदार से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई पद या मनसब होता है। मनसबदार से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई पद वगैरह होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे में है तो उसके पास पद है, तो वैसे जिसके पास कोई पद रहता है ना तो उसी को मनसबदार कहा जाता है। मनसबदारों को नागरिक और सैन्य दोनों पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। अब मनसबदार जो है उनको नागरिक और सैन्य दोनों पद पर नियुक्त किया जाने लगा। ठीक है, देखिए आगे बताया गया कि प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरण के लिए मनसबदार अक्सर अधिक उत्तरदायी होते थे। मतलब प्रशासन, देखो जैसे कुछ सैन्य शक्ति हो गया, ठीक है, सैन्य शक्ति में प्रमोशन मिलता है ना, वैसे प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरण के लिए मनसबदार अक्सर अधिक उत्तरदायी होते थे। ठीक है, अभी आपका पॉइंट नंबर 1 खत्म हुआ। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 जानेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति कैसे हुआ। अब देखिए मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट इसको भी समझाया गया कि मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी। मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, मध्य एशिया में हुआ। और ऐसा माना जाता है कि यह व्यवस्था बाबर के साथ भारत में आई। और माना जाता है ऐसा कि यह जो व्यवस्था था किसके साथ में आया, भारत जो है अपने साथ में लेते आ गया। और मनसबदार के स्थान पर वजहदार शब्द का प्रयोग किया। और जो था मनसबदार के शब्द पे किसका प्रयोग किया था, वजहदार का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे अगला पॉइंट बताया गया है कि मुगल सम्राट अकबर 1571 के प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली लागू की और प्रशासन के सैन्य और नागरिक रूपों के आधार पर इसे संस्थागत बनाने के लिए साथ साथ इसमें सुधार भी किए। अब मुगल सम्राट अकबर जो था 1571 ईस्वी में प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली लागू कर दिया। ठीक है, और इसमें सुधार करने के मतलब इसमें जो है इसको लागू करने के लिए जो है इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ सुधार भी किया। वो आगे है अगला पॉइंट में बताया गया है कि इस प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों को मनसबदार कहा जाने लगा। इस प्रणाली के अंतर्गत जितने भी अधिकारी आने लगे उसको क्या कहा जाने लगा, मनसबदार कहा जाने लगा। मनसबदारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता था। मनसबदार को बदला हमेशा बदला जाता था, ऐसा ना हो कि वो लोग घूसखोर हो जाए ऐसा करके। ठीक है, जैसा कि नागरिक से सैन्य में इत्यादि। जैसे कि नागरिक है, नागरिक लोग है, ठीक है, तो नागरिक को सैन्य में बदल दिया गया या तो उन लोग को हटा दिया जाता था। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 खत्म होता है। अब पॉइंट नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना था मनसबदारों की संख्या क्या होती थी। मुगल शासनकाल में जो था मनसबदारों की क्या संख्या थी, तो मनसबदारों की संख्या थी, देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 बताया गया कि अकबर के काल में मनसबदारों की संख्या लगभग 1800 थी। मतलब अकबर के काल में जो था, अकबर जिस समय वहाँ पे आया था उस समय वहाँ पे मनसबदारों की संख्या कितनी थी, लगभग 1800 ही थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे औरंगजेब का शासनकाल आया तो वहाँ पे लगभग 14,500 मनसबदार हो गए थे। ठीक है, मतलब ये जो था हमेशा बढ़ता रहा था। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 में जानने वाले हैं मनसबदारी प्रथा के लाभ क्या क्या था। जैसे मान लीजिए प्रत्येक सिक्का के 2 पहलू, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है लाभ भी होगा और हानि भी होगा। तो मनसबदारी प्रथा के क्या क्या लाभ हुए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली उसके विषय के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। मतलब अकबर के द्वारा जो मनसबदारी प्रणाली जो शुरू किया गया उसके लिए जो है ना एक सफलता साबित हुआ, क्योंकि इससे कई ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार मिला। इससे जो है क्या हुआ कि बहुत सारे जो ज़रूरतमंद लोग थे उसको क्या मिला, रोज़गार मिल गया। मनसबदारी प्रणाली के कुछ फायदे इस प्रकार है। मनसबदारी प्रणाली का जो कुछ फायदा था वो इस प्रकार है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1 में बताया गया क्या कि मनसबदारी प्रणाली एक टिकाऊ प्रणाली थी। मनसबदारी प्रणाली एक ऐसा प्रणाली था जो टिकाऊ था, जिसका उपयोग अकबर ने सेना को पुनर्गठन करने के लिए किया था। जिसका उपयोग अकबर ने किसके लिए किया था, सेना को पुनर्गठन करने के लिए किया था, ताकि सेना एक साथ रह सके। ठीक है, और एकजुट होकर के रहे। फिर दूसरा पॉइंट में बताया गया कि केवल एक भारतीय शासक ने अकबर की तर्ज पर विचार या योजना बनाई थी। मतलब केवल एक भारतीय शासक ने अकबर के तर्ज पर विचार और योजना बनाई थी।
आगे बताया गया है कि मनसबदारी के माध्यम से उन्होंने सरदारी और सामंतवाद के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। मनसबदारी के माध्यम से वो क्या किया, सरदार जो लोग होते थे और सामंतवाद जो होते थे उन लोगों के बीच में अच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया वो। ठीक है, बताया गया आगे अगला पॉइंट बताया गया, मुगल काल में कुछ मनसब को अपने कबीले और धर्म से सैनिकों की भर्ती करने के लिए अनुमति थी, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार के प्रति निर्भरतावाद निष्ठा रखनी पड़ती थी। मतलब मुगल काल में कुछ मनसब ऐसे थे ना जिसको अपने कबीले और धर्म से सैनिकों की भर्ती कराने की अनुमति थी, कि आप अपने कबीले और अपने धर्म के लोग से क्या कर सकते हैं, मनसबदार में, मतलब उसको जो है मनसबदार में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो था उसके प्रति निष्ठावान होना चाहिए था। ठीक है, तभी वो दूसरे को शामिल कर सकता था। जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर मनसबदारी व्यवस्था ने सम्राट को सामंतों के बंधनों से मुक्त कर दिया। जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और उसके समाप्त करने के बाद मनसबदारी व्यवस्था को सम्राट ने सामंतों के बंधनों से मुक्त कर दिया। मतलब जैसे ही वो मनसबदारी प्रथा लागू किया, सम्राटों के सामंतों के जो बंधन था वो बंधनों से वो मुक्त हो गया। ठीक है, मुगल काल में मनसब का पद वंशागत नहीं था। मतलब ये बताया गया कि मुगल काल में जो मनसब का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा है तो राजवीय बनेगा, तो ऐसा नहीं था कुछ। प्रत्येक नए मनसबदार को मनसबदारी प्राप्त होती थी। प्रत्येक नए मनसबदार जो मतलब हमेशा जो था ना, नए नए मनसबदार को चुना जाता था। ठीक है, वो आम नागरिक होते थे। इससे साम्राज्य व्यापी विद्रोह का संभावना कम हो गया। जिससे क्या हुआ कि साम्राज्य में जो व्यापी विद्रोह था, सब लोग एकजुट होकर के काम करने लगे, तो इससे विद्रोह का मामला घटने लगा। आगे क्या था कि अकबर ने शाही सेना में शामिल होने के लिए अपने अनुवांशिक रूप से निर्धारित मार्शल पहलुओं और बहादुर समुदाय के सदस्यों की मदद ली थी। देखिए हुआ क्या कि अकबर ने शाही सेना में शामिल होने के लिए अपने अनुवांशिक रूप से निर्धारित मार्शल पहलुओं और बहादुर समुदाय की सदस्यों की मदद ली थी, जिससे देश की राजनीतिक एकीकरण में योगदान मिला। जिससे क्या हुआ, देश का एकीकरण करने में उसको क्या मिला, योगदान मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स अगर लोग जान चुके थे, अब इसको जानेंगे कि इसका 5 नंबर जो पॉइंट है कि मनसबदारी प्रथा का नुकसान क्या क्या है। आपको पहले हम लोग लाभ जाने, अब हम लोग क्या जानेंगे, इसका नुकसान जानेंगे कि इसका नुकसान क्या क्या है। ठीक है, देखिए बताया गया चूंकि हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं, जैसा कि उसका फ़ायदा होता है वैसा उसका नुकसान भी कुछ ना कुछ होता है। कुछ मायनों में मनसबदारी प्रणाली साम्राज्य के लिए घातक साबित हुई थी। कुछ मायनों में जो थी मनसबदारी प्रणाली जो थी उसके साम्राज्य के लिए जो था ना घातक भी साबित हुई थी। जैसे कि मुगल काल में अधिकांश मनसब आप्रवासी थे। मतलब मुगल काल में जो अधिकांश मनसब जो थे आप्रवासी थे, मतलब वहाँ के नहीं थे, जिन्होंने भारतीय साम्राज्य से बहुत कम लगा था, जिसको भारतीय साम्राज्य से बहुत कम लगा था। अब यहाँ का रावण करेगा उसको लगाव रहेगा, नहीं रहेगा। अकबर उसकी सहायता से एक राष्ट्रीय सेना संगठित करने में असमर्थ था, और अकबर जो था उसके सहायता से जो ना एक राष्ट्रीय सेना के संगठन तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे देश का है तो दूसरा देश का समर्थन करेगा। ठीक है, फिर दूसरा बताया गया है कि इसके अलावा क्योंकि लड़कों का चयन मनसबदारों द्वारा किया जाता था, क्योंकि जो लड़का था वहाँ पे लड़कों लोग का चयन जो था मनसबदारों के द्वारा किया जाता था, उन्हें वेतन और पदोन्नति मिलती थी, इसलिए वे मुगल सम्राटों के बजाय अपनी आकाओं के प्रति वफादार रहते थे। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे जो मनसबदार चुना जाते थे वो मनसबदारों के द्वारा चुना जाते थे। जो लड़कों को मनसबदार बनाया जाता था वो मनसबदारों के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, तो हुआ क्या 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 था कि यहाँ पे जो वे लोग थे ना, वे जो मनसबदार चुने जाते थे वे अपने मतलब जो जिसके द्वारा उसको चुना जाता है उसके द्वारा वो वफादार रहते थे, मुगल शासकों के द्वारा नहीं। आगे बताया गया कि प्रतिकार के दौरान उन्होंने शाही सेना के साथ तालमेल बैठाने की में खराब प्रदर्शन किया। अब देखिए हुआ क्या, उसके आगे जो जैसे जैसे वो बढ़ता गया ना ऐसे, तो उन लोगों के साथ में तालमेल जो था ना बिगड़ता चला गया, क्योंकि यहाँ के वो लोग थे नहीं, और ये लोग चाहेगा कि ये लोग मेरा से बढ़िया से आदर सम्मान करे, तो ऐसा वहाँ पे नहीं था। केंद्र सरकार ने युद्ध शुरू करने से पहले सैनिकों को कोई व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं दिया। उनकी फिटनेस हमेशा संदेह में रहती थी और उनके हथियारों और मानकों का विरोध किया जाता था। अब देखिए केंद्र सरकार ने युद्ध शुरू करने से पहले सैनिकों को कोई व्यवस्थित प्रशिक्षण भी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ उनकी फिटनेस हमेशा संदेह में रहती थी कि लोग फिट है कि नहीं, वो लोग संदेह में रहता था हमेशा, और उनके हथियारों और मानकों का विरोध किया जाता था। मतलब जो चीज़ मानते थे, अपने धर्म को मानते थे, वो सबको माना वो नहीं चाहता था, वो विरोध करते थे इस सब चीज़ का।
फिर देखिए आगे लिखा हुआ, मुगल काल में मनसब के तोप खाने में सुधार करने और एक मजबूत नौसेना रखने में खराब प्रदर्शन किया। मुगल काल ने क्या किया, मनसबदार जो थे वो तोप खाने में सुधार करने के लिए और मजबूत नौसेना बनाने रखने में प्रदर्शन जो था उन लोगों का बहुत खराब था, मतलब वो बढ़िया से नौसेना बना नहीं पाए थे। आगे है, सशस्त्र बल को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाए गए वे अकबर के शासनकाल के दौरान उठाए गए थे। मतलब सशस्त्र बल को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाया गया था ना, वो अकबर के शासनकाल के दौरान ही उठाया गया था। उनसे पहले या बाद किसी की शासक ने सेना को विकसित और संगठित करने का कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जान गए इसका क्या क्या नुकसान था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मनसबदारी प्रथा का अंत कैसे हुआ। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट बनाना है। ठीक है, कि मनसबदारी प्रथा का पतन कैसे हुआ। तो मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली का उपयोग नागरिक और सैन्य अधिकारियों को रैंक करने के लिए किया जाता था। वहाँ पे जो था सैन्य अधिकारी और नागरिक को रैंक करने के लिए किया जाता था, मनसबदार बनाने के लिए किया जाता था। मनसबदारी प्रणाली जो अकबर के नेतृत्व में बनाई गई थी ने अकबर के संक्षिप्त शासन के दौरान अपनी नींव मजबूत की। मतलब मनसबदारी प्रणाली जो था अकबर के शासनकाल में वो नींव बना लिया था, मतलब मजबूत बना लिया था वो। ठीक है, अकबर ने 1803 मनसबदार रखे थे। औरंगजेब के शासन के अंत में यह संख्या बढ़कर कितना हो गया था, 1,44,991 हो गया था। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली का पतन निम्नलिखित परिणति थी। मतलब मनसबदारी प्रणाली का जो पतन हुआ था उसका निम्नलिखित कारण था। पहला कारण क्या था, देखिए यहाँ पे पॉइंट पर पॉइंट बताया गया आपको कि औरंगजेब के समय मनसबदारियों की संख्या में वृद्धि के कारण कृषि और जागीरदारी दोनों संकट में पैदा हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि औरंगजेब के समय में मनसबदारी की संख्या इतनी बढ़ गई थी ना कि वहाँ पे जो था कृषि और जागीरदारी दोनों संकट में पड़ गए थे। मनसबदारी प्रणाली का पतन का कारण बना, यही जो था मनसबदारी प्रणाली का क्या बना, पतन का कारण बना। ठीक है, दूसरा है आपका कि अकबर के शासनकाल के दौरान मनसबदारों द्वारा उसकी जागीरों को एकत्र किए गए राजस्व के निर्धारित वेतन भी दिया जाता था। मतलब बताया गया था कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो मनसबदार थे उन लोगों को पैसा के साथ साथ जागीर भी दिया जाता था। ठीक है, जिसके कारण वहाँ का जो था जागीर जितना भी जमीन जायदाद था उन लोग के हाथों में चला गया था, जिससे इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगा बाद में। आगे बताया गया कि बाद के दिनों में जागीरों को कमी हो गई। बाद के दिनों में जैसे ये लोग जागीर लोग ले लिया था, ठीक है, तो वहाँ पे ज़मीनों का कमी हो गया और जागीरों का आकार भी छोटा होने लगा और वहाँ पे ज़मीनों का आकार भी क्या होने लगा, छोटा होने लगा, क्योंकि जिसको दे दिया जाता था वो तो अपना रख लेता था। ठीक है, औरंगजेब काल में मनसबदारों द्वारा एकत्र किया गया राजस्व उन्हें दिए गए वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। और बताया गया कि औरंगजेब में इतने सारे वहाँ पे मनसबदार हो गए थे ना कि उन लोग को भुगतान करने के लिए, उन लोग को वेतन देने के लिए पैसा ही नहीं था। और समय के साथ इस प्रणाली का पूरी तरह से क्षरण हो गया। ठीक है, और जब पैसा रहेगा नहीं, ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, धीरे धीरे इसका अंत हो गया, मतलब ये समाप्त हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका निष्कर्ष जान लेंगे, बाकी आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए निष्कर्ष में बताया गया कि वीडियो में जाने क्या बताया गया, मनसबदारी प्रणाली अनिवार्य रूप से अधिकारियों को उनके वेतन और रैंक के अनुसार रेटिंग देने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली के रूप में कार्य करती थी। इसमें नागरिक, सैन्य और वित्तीय मामलों सहित साम्राज्यव्यापी प्रशासन के पहलू शामिल थे। मनसबदारों को भर्ती करने के लिए आधिकारिक सुझाव थे। नागरिक और सैन्य दोनों विभाग समान रूप से महत्वपूर्ण थे। इसमें देखिए, इसमें बताया गया आपको कि मनसबदारी प्रणाली जो था वहाँ पे वो सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को विकसित करने के लिए क्या किया था, मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किया था। ठीक है, लेकिन अंत धीरे धीरे होते होते ये क्या हो गया, इसका जो मनसबदारी का संख्या था वो धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, और वहाँ पे बताया था कि उन लोग को वेतन के साथ साथ में जागीर भी दिया जाएगा, जमीन भी दिया जाएगा, और यही उसके अंत का कारण बना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।